हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2025 हो चुका है 7 सितंबर को, और उसका हम आंसर की लेके आए हैं। ऑल दो एक दिन लेट है, पर मैंने कहा मुझे कभी जल्दी रहती भी नहीं है। सो क्वेश्चंस हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाद में एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी ताबड़तोड़ अपन आंसर्स देखते जाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत कौतूहल रहता है, बड़ी मेहनत आपने की है। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट। मैं ऑप्शन पढ़ने में समझ लगाऊंगा। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब व्यापार आसपास में जिससे घिरा हुआ होता है, उसे अपन माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। उसमें हमारे कस्टमर, हमारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, हमारे सप्लायर। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। मुद्रा की मात्रा और इंटरेस्ट की रेट पे पूरा नियंत्रण होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मुद्रा की आपूर्ति पे और ब्याज की दरों पे आरबीआई का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, what is called when organization show the figures of the previous year along with the current year in the financial statement। जब हम करंट ईयर के फिगर लिखते हैं साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के भी फिगर लिखते हैं, क्यों? ताकि हमारे स्टेटमेंट कंपेरेबल बने, हम कंपेयर कर सकें। अगर ये नहीं होता, जैसे अगर हम केवल इस साल के फिगर लिखते तो हम कंपेयर कैसे करते? तो कंपेरेबिलिटी इसका आंसर होगा। आंसर दे रखे हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, फिर भी एक बार आप देखते जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी इज बेनिफिशियल फॉर, मतलब एक कस्टमर के लिए प्राइस अलग हो, दूसरे तरह के कस्टमर के लिए प्राइस अलग हो। ये पॉलिसी कहाँ अच्छी है? सोसाइटी के लिए अच्छी है, कंपनी के लिए भी अच्छी है, दोनों के लिए अच्छी है। जैसे हम जानते हैं कि रेलवे में जब सफ़र करते हैं तो अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग रेट्स होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी भी अलग अलग रेट रखती है इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक के लिए, तो ये दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू बोलते हैं, विद यूएस एड फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर 2030। ठीक है, ये एक समझौता हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है भारत के बीच में और यूएस एड के बीच में रेलवे जीरो कार्बन उत्सर्जन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच रेशो मेजर्स लिक्विडिटी, कौन सा रेशो तरलता की माप करता है? क्विक रेशो, ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशो, ये आपकी तरलता की माप करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स और टैक्सेस विल बी लेवाइड ऑन इनपुट, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, तो इसका आंसर सी होगा। जस्ट अ मिनट, है ना? ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें क्या गलत है या झूठ है? ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये बात सच है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं, ये भी सच है। लेकिन ये कहना कि कैश क्रेडिट एक तरह की एफडी होती है, ये कथन गलत है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, बेसिक एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स वाइल रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज आर। जब एथिक्स की बात करते हैं हम, तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, छपवाना चाहिए, जगह जगह लिखवाना चाहिए, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए और सब उसकी अनुपालना करें, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, डी इसका आंसर होगा। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी है, थोड़ा मज़ा हो सकता है कम आ रहा हो, लेकिन मैंने कहा ना, मेरा मकसद अभी आपको जस्ट आंसर की देना है। एक वीडियो जल्दी से ही और आएगा जिसमें एक कट ऑफ का आइडिया बहुत बच्चे मांग रहे हैं कि सरकार कितने कट ऑफ जा सकती है, तो उसका वीडियो भी कल ही आ जाएगा। और एक और वीडियो और आएगा इसी में, बैक टू बैक। एक नवंबर में वैकेंसी आने वाली है वापस, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की नवंबर में भर्ती आने वाली है, उसके बारे में जानकारी एक 5 मिनट का वीडियो और रहेगा। इफ मोड इज 20, मीडियन इज 22, फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो हमें पता है कि मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्योंकि ये तो आंसर मुझे याद हो भी नहीं सकता। तो आपका मोड दे रखा है 20 और 3 मीडियन, तो मैं 3 इंटू 22, है ना, 3 इंटू 22 माइनस 2 मीन की वैल्यू निकल जाएगी। 20 इक्वल टू 66 माइनस 2 मीन, और ये 2 मीन इधर आ जाएगा, आके पॉजिटिव हो जाएगा, 20 इधर आके लेस हो जाएगा। एक मीन की वैल्यू 23 आ जाएगी, 46 को 2 से डिवाइड करके, तो 23 इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ईच कॉलम ऑफ द टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड इन द DBMS। हम ये जानते हैं कि इस तरह से जो रहते हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं और इस तरह से जो रहती हैं उनको रोज कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हर कॉलम जो टेबल का है उसे फील्ड कहते हैं, ये सही है, और हर रो को रिकॉर्ड कहते हैं, ये सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरिलेशन में आप एनालिसिस कर सकते हैं यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट। इसका आंसर डी होगा। कोरिलेशन में हम दो चरों का सहसंबंध तो निकालते हैं, हम मल्टीवेरिएट बहुचरों का सहसंबंध भी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर डी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ASBA प्राइमरली यूज्ड इन विच मार्केट? तो ये सेबी ने सुविधा शुरू की है जिसमें अमाउंट को एक ब्लॉक कर दिया जाता है, जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाते तब तक अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये प्राइमरी मार्केट जहां नव निर्गमन होता है वहां के लिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है, इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। द इंडियन डेट मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये सही है। सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यू इशू, इसमें जब इन्होंने न्यू इशू लिख दिया ना तो ये स्टेटमेंट इनका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट संबंध होता है जिसमें सिक्योरिटीज पहले से ही इशू हो रखी है, उसका न्यू मार्केट से लेना देना नहीं होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो आपका ये कह लें कि ये सही है, केवल इसमें से ए सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, चलिए ओके, अगला है कैश एम्बेजलमेंट अकाउंट इज। वेल, इसमें ये आसान दे सकता था अगर ये आपको लॉस बाय कैश, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट बोलता, तो चोरी से नुकसान। ये एम्बेजलमेंट का मतलब होता है जब अपनी ही संस्था के कर्मचारी पैसा उठा ले जाएं, तो उसको कैश एम्बेजलमेंट कहता है। ऑब्वियस बात है, इट्स अ लॉस एंड इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, तो इसका आंसर सी रहेगा कि ये जो टाइप है वो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। इसमें घुमा दिया इन्होंने क्वेश्चन। इसके बाद है डिविडेंड पर शेयर इज 6 रुपी एंड अर्निंग पर शेयर इज 20। इसका मतलब ये है कि कंपनी 20 रुपये कमा रही है लेकिन उसमें से केवल 6 रुपये ही दे रही है। इसका साफ मतलब है कि कंपनी का पे आउट रेशो 30% है। देखिए, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया था। 100 नंबर में ये इसमें किस्मत की बात है कि आपने कौन सा हिस्सा देखा, कौन सा हिस्सा छोड़ा। जो देखा उसमें टफ वाला पार्ट आया या सिंपल वाला पार्ट आया, तो बहुत मेहनत तो होती है, कई बार लक फैक्टर भी होता है। तो मैं प्योर लक फैक्टर तो नहीं कहूँगा, पर पेपर बनाने वाले ने एक बार के लिए तो कवरेज करने की कोशिश की है, पर 100 नंबर में से वो भी क्या क्या बना देता, क्या रख लेता। तो फिर भी मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट सेबी वेबी पे उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वॉट डज वाटर्ड कैपिटल मीन्स, मतलब अगर आपके पास फर्जी असेट्स हैं, ज़बरदस्ती आपने असेट्स को दिखा रखा है, यानी कैपिटल तो है एक तरफ पर उसके सामने सचमुच के असेट्स नहीं है, तो आपका पैसा पानी में बह गया, उसको जलयुक्त पूंजी बोलते हैं या वाटर्ड कैपिटल बोलते हैं। तो एक ऐसी कैपिटल जो लेफ्ट साइड में होगी लेकिन राइट साइड में आपका सचमुच के असेट्स नहीं होंगे, तो ये वाली स्थिति वाटर्ड कैपिटल कहलाती है। पूंजी का वह हिस्सा जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्तियों द्वारा नहीं किया जाता, ये वो स्थिति है। इसके बाद नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि जनरली हम सुनते हैं क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, इसी को इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला था, ये पहला फॉर्मूला ये QD का था। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला यही था Q3 माइनस Q1, तो इसका आंसर B रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट इज, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। इसके बाद कहता है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू पर्सनल अकाउंट। इसमें से जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल टेंजिबल है, पेटेंट इंटेंजिबल रियल है, और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। इस हिसाब से आप मिलाएंगे तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ड्यू पॉइंट कंट्रोल। एक बार मैं जब उत्तराखंड के ही प्रीवियस ये पेपर बताया था तो मैंने एक बार ड्यू पॉइंट वर्ड आया था जिसमें एक क्वेश्चन था कि
कौन से दो रेशो आरओआई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एक था नेट प्रॉफिट रेशो और एक था कैपिटल टर्नओवर रेशो। वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आरओआई आता है, और मैंने बताया था इसे ड्यू पॉइंट चार्ट कहते हैं। तो ड्यू पॉइंट कंट्रोल इज अ फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, ये एक फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है, ए आंसर है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, भाई कई बच्चे क्या होते हैं, सर प्रीवियस ईयर वाला थोड़ा ना आएगा, पर देखो उन क्वेश्चनों के साथ साथ अपन आजू बाजू की बहुत सारी बातें करते हैं, तो एक बार के लिए फटाफट देख लेना चाहिए। इवन मैं अपने कोर्सेज के अंदर बाकी स्टेट्स के अंदर भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, मान लीजिए उत्तराखंड का पेपर होने जा रहा है, लेकिन राजस्थान में, यूपी में, कहीं पे भी पेपर हुए हैं, तो हम उनका भी सॉल्यूशन डालते हैं, क्योंकि नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप सुनेंगे पता नहीं कहाँ का कहाँ काम आ जाए, तो मेहनत की तो कोई होड़ नहीं होती, कोई मुकाबला नहीं होता, मेहनत ही करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, अगर कम से कम आप एप्लीकेशन मनी ले रहे हो तो कम से कम आपको 5% तो लेनी होती है। 5% ऑफ फेस वैल्यू ये आपको मिनिमम लेनी होती है। इसके लिए सेक्शन 39 है, वो आप देख लेना। इसके बाद है एंट्रेप्रोट, है ना, ये जो वर्ड है एंट्रेपोर्ट ट्रेड, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, और एक होता है इनका मिक्सचर। यानी जब हम इंपोर्ट ही इसलिए करते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसको इंट्रेपोर्ट कहते हैं। पुनः निर्यात के लिए माल को आयात करना, ये इंट्रेपोर्ट कहलाता है। इसके बाद इफ़ अ शेयर ऑफ 10 रुपी ईच ऑन विच 8 हैज़ बीन कॉल्ड, न जाने कितनी बार बात हुई है, 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये मांग लिए, 6 रुपये उसने चुका दिए। ऐसे में शेयर को जब फॉरफिट किया जाएगा तो कॉल्ड अप अमाउंट से किया होगा, तो खैर ऑब्वियस सी बात है किसी ने गलत किया भी नहीं होगा, 8 रुपये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, जहाँ डेटा हम खुद से कलेक्ट करने जाते हैं, तो न्यूज़पेपर में तो आपको देखो पका पकाया डेटा मिलता है, तो न्यूज़पेपर से जो डेटा उठाओगे या किसी मैगजीन से, वो सेकेंडरी डेटा होगा, ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, पर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं केवल आंसर बताने के लिए भी आया हूँ। द रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर सीआरआर घटा दिया जाता है, देखिए हर बैंक आरबीआई के पास कुछ कैश रखाता है, अगर वो रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाता है, सीआरआर को घटा दिया जाता है, तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो पॉजिटिवली बढ़ जाएगी। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक आप समझो, अगर मान लो सीआरआर 4% है, तो इसका मतलब है बैंक के पास फिर 96 रुपये बचेगा उधार देने के लिए। लेकिन अगर सीआरआर को घटा के 2% कर दिया जाए, तो इसका मतलब है बैंक के पास 98 रुपये लैंड करने के लिए होगा, तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी पॉजिटिव मैनर में अफेक्टेड होगी। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन दिए हैं भाई, देखो पेपर तो अच्छा ही बनाया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। पर्पल ओशन स्ट्रेटेजी, ये ब्लू ओशन और रेड ओशन की मिक्स है। मैंने भी खुद पेपर आने के बाद सर्च किया, मुझे भी पता हुआ ऐसा नहीं है, मैंने भी सर्च किया, मुझे नहीं आता था क्वेश्चन। मैन एंड वुमन ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये बुक RM कांतार ने ऑथर की है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बाद में W चैन किम ने बताया है, और कंपीटिंग फॉर द फ्यूचर के बारे में गैरी हैमिल ने बताया है। ठीक है जी, नहीं आता था मुझे भी, तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद अपन देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट। कभी भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको बैलेंस शीट की ज़रूरत तो पड़ेगी, P&L की सूचनाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अदर इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना, तो बैंक के जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लगाता है या डिक्लेयर करता है, इसके थ्रू लिक्विडिटी को ही एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। बैंक के पास कम है तो हमसे आके रेपो रेट पे ले जाओ, आरबीआई ऐसा बोलता है, और तुम्हारे पास बैंकों के पास फालतू पैसा पड़ा है तो आके आरबीआई के पास अपना पैसा पार्क कर दो, तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है। और ये ऑब्वियस ही बात है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है ना, मौद्रिक नीति होती है हमारे पास, पता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a range of number is partitioned into a desired number of sub-range and each sub-range is allotted to a specific group. This is known as block code. जैसे हमने मान लो यूँ कर दिया कि 0 से 100 या 1 से 100 कर लो, 1 से 100 हम जो टीचर्स हैं इनको कोड नंबर दिया जाएगा, 101 से 200 तक
जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसको कोड दिया जाएगा, 201 से लेकर 300 तक जो फोर्थ ग्रेड है उसको अपॉइंट किया जाएगा, 301 से 400 तक जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं उनको किया जाएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने ब्लॉक बना दिए, तो ये ब्लॉक कोड्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट। बैंक ब्याज देता कुछ है लेता कुछ है, हम बैंक में जमा कराने जाते हैं कम देता है, खुद जब चार्ज करता है बहुत चार्ज करता है, तो वो गैप क्या है, स्प्रेड है। स्प्रेड मतलब फैलाव होता है, तो ये इसका आंसर स्प्रेड आएगा। जो ब्याज दरों का अंतर है उसे स्प्रेड कहा जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, ये सही है। और अगर आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चे हटाओगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ये यूं मैच होगा। इसके बाद इन्होंने ये जो लिखा था नेट परचेज प्लस कैरिज इनवर्ड बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो वर्ड है इसको सेल्स बोलते हैं अपन, तो ये जो वर्ड बना वो बना कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होता है उसमें परचेज होता है, कैरिज इनवर्ड होता है, इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, यानी ये भी होना चाहिए था, ओपनिंग स्टॉक प्लस होना चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होना चाहिए था, या फिर नेट परचेज की जगह एडजस्टेड परचेज वर्ड होना चाहिए था। अगर एडजस्टेड परचेज वर्ड होता है ना तो इसका मतलब इसमें स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, मतलब कहने का मतलब है ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला नहीं दिया था। बाकी इन दोनों में कोई डाउट नहीं है, दो हिसाब से मिला सकते हो। ऑब्जेक्शन अगर किसी का ऊपर नीचे ही मैरिड हो रहा हो तो आप देख लेना, अगर ऑब्जेक्शन लगाना हो तो, बाकी तो इतना कोई खास मानेंगे नहीं, वो इसको चलेगा नहीं इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये अच्छा क्वेश्चन था पर सिंपल ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, इसमें से कौन से अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय बनाए जाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनता, बाकी रियलाइजेशन बनता है, कैपिटल बनता है, बैंक बनता है। तो बी सी डी ये तीनों खाते फर्म के समापन के समय बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा जो है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग से संबंधित है। सैम्पलिंग का क्वेश्चन, सैम्पलिंग में एक होती है रैंडम सैम्पलिंग जिसमें हर यूनिट को आने का मौका मिलता है, और जब सबको नहीं आने का मौका मिलता है तो वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग जो होता है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप है। इसके बाद अगला आसान सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालोगे, वेरियांस का स्क्वायर रूट। अगर आप विचलन, या है ना विचलन ही बोलते हैं, वेरियांस का रूट निकालोगे तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। विच इज़ नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये पता नहीं कैसे इनका फेवरेट क्वेश्चन है, या तो फिर ये है कि ये गुरुजी बार बार पेपर बनाते रहे हैं। ये मैंने 4 पेपर कराए थे उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंट के, उसमें से 2 बार आया था और ये 5वीं में से तीसरी बार हो गया एक तरह से। तो कैपिटल बस्टिंग, ऑप्शंस का सीक्वेंस भी वही है, कैपिटल बस्टिंग जो है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की तकनीक नहीं है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, ये क्वेश्चन भी अपना देखा हुआ है। जब अपन अपने कस्टमर को बांट देते हैं तो उसे मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे मान लो मैं मोबाइल बनाने वाली कंपनी हूँ, तो मैंने रूरल गांव के कस्टमर और शहर के कस्टमर को अलग कर दिया, और इसी तरह से यूँ भी रख लिया 15,000 तक का मोबाइल, 15 से 30,000 वाला मोबाइल और 30,000 से ज़्यादा वाला मोबाइल, है ना, फीचर वाइज उसको अलग अलग कर दिया। तो मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं, मतलब ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएँ। तो डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप विद द सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये इसका सही है, ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। व्हेन वाज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो सन 2000 में, सन 2000 में पहली बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, जिसमें डेडिकेटेड प्लेसेस होते हैं वहाँ उनको टैक्स रियायत दी जाती है, लाइट सस्ती दी जाती है, प्लॉट अलॉट किए जाते हैं कि आप वहाँ से निर्यात करो। ठीक है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली प्राइम, ये तो थोड़ा अत्याचार ही है भाई। तो टैली किसी ने कर रखा हो तो खैर 28 ग्रुप होते हैं, मुझे भी अभी पता लगा कि 28 ग्रुप होते हैं टैली प्राइम में। इसमें 15 प्राइमरी ग्रुप हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें भी ये आसान कर सकता था लेकिन इसने ये थोड़ा टफ नाम दिया है, पर ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, पहले एक ज़माने में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट चलता था, प्रोडक्शन पे ध्यान दो, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दो, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आया कि बेचने पे ध्यान दो, है ना, फिर एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया कि कस्टमर की
नीड को पूरा करो। फिर एक सोसाइटल कंसेप्ट आया, सामाजिक विपणन, सोसाइटल मार्केटिंग, कि भाई सोसाइटी को ध्यान दो, बाकी सारी बातों को ध्यान में रखते हो तो इंटीग्रेट करो। तो ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है वो लेटेस्ट अप्रोच है, तो डी इसका आंसर है। ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सबसे लड्डू क्वेश्चन था। मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के तहत निकाला जाता है, बाकी जो तीनों हैं वो बाकी तीनों आपके डिस्पर्जन में निकाले जाते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें मतलब याददाश्त का खेल था कि आपको एक प्रॉपर एड में जमाना है। हमें पता है बैलेंस शीट कोर्स में था हमारे, और बैलेंस शीट की असेट साइड में करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स होता है, तो आपको एक सीक्वेंस जमाना था। तो सबसे पहले आपके आने थे करंट इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद आप आना था इन्वेंट्री, फिर आने थे आपके ट्रेड रिसीवेबल, फिर आने थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और पांचवें में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और इसने भी बदमाशी की, ये चाहता ना तो एक अदर करंट एसेट दे सकता था। तो अदर करंट एसेट क्या होता है, बच्चे को याद होता है कि ये एंड में आता है, तो बच्चा उसका सीक्वेंस देख के बाकी सेट कर लेता ऑप्शंस में से, लेकिन वो ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं। खैर एनीवेज, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ग्रिड लीडरशिप गिवन बाय ब्लैक एंड माउंटेन। ये नेतृत्व पे से क्वेश्चन दिया इन्होंने। इन्होंने एक ग्रिड बनाया था, उसमें 9x1, 5x5, 1x9 इस तरह का था, और बहुत अच्छा था। उसमें पांच तरह की लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है ना। होता क्या है ना, जैसे इसका मोटा तौर पर बताऊं कि जैसे अगर आप किसी संस्था के स्वामी हो, अगर आप कर्मचारियों के ऊपर सख्ती बरतते हो तो उनके साथ अत्याचार होगा, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कर्मचारियों के साथ नरमाई से चलते हो, अच्छे से चलते हो, पोलाइटनेस से चलते हो, तो वो तो खुश रहेंगे लेकिन काम अच्छा नहीं होगा। तो उसमें एक तरीका होता है जिससे आप 9x9 रिजल्ट ले सकते हो, कि कर्मचारी भी खुश रहें और प्रोडक्शन भी अच्छा हो। और सबसे घटिया तरीका होता है जिसमें आप 1x1 पे ही रह जाओ, कि ना साला कर्मचारी खुश हो रखा है और ना प्रोडक्शन हो रहा है, और एक बीच का रास्ता भी होता है। तो इसमें से 5 MCQ बन सकते हैं, नेतृत्व वाले क्वेश्चनों में आता ही है। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट क्वांटिटिव। तो एज को अपन संख्या दे सकते हैं, हाइट को भी दे सकते हैं, प्रोडक्शन को भी दे सकते हैं, लेकिन मैरिटल स्टेटस यस नो के फॉर्म में बताया जाता है। शादीशुदा हो, सुखी हो या नहीं हो, एक ही बात है, शादीशुदा हो या नहीं हो, इस तरह का। तो डी इसका आंसर होगा। इन बैंकिंग सिस्टम फुल फॉर्म ऑफ पिन, पिन डालते हैं अपन, जिसको अपन पासवर्ड बोल देते हैं, पर जनरली वो पिन होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका आंसर सी होगा, पिन। नेक्स्ट इज ये कठिन क्वेश्चन था, थोड़ा अत्याचारी है। इसमें से कह रहा है कि RVNL और जो नाल्को है ना, रेलवे विकास निगम और ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये नवरत्न कंपनी है। अब तो मैं देख चुका हूँ आंसर, तो कहूँगा हाँ। और ONGC और NTPC है, वो महारत्न कंपनियां हैं। तो पता है हमें, महारत्न होता है, नवरत्न होता है और मिनी रत्न होता है, बट याद होना ये तो थोड़ा मुश्किल ही था। बट इनके नाम तो भारी थे। स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट था, ये तो मैं गेस कर लेता, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। फन का तो मुझे श्योर नहीं था, पर इन्होंने बताया है कि हाँ भाई दोनों के दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है ना। इस क्वेश्चन को कभी कभी आप यूं घुमा लिया करो, कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है, तो ये यानी ये पूछ रहा है कि इसमें कैश इनफ्लो है। खैर मैं बी से शुरू करता हूँ। अगर आपके डेटर बढ़ेंगे तो आउटफ्लो है, आपका स्टॉक बढ़ेगा तो आउटफ्लो है, आपका प्रीपेड बढ़ेगा तो आउटफ्लो है, इन तीनों में ही आउटफ्लो है। अगर आपका क्रेडिटर बढ़ता है तो इसमें आउटफ्लो नहीं है, या यूं कह लो कि इसमें इनफ्लो है, तो इसका आंसर ए रहेगा। ए इसमें ऑड वन आउट है। इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल पर फिर भी अच्छा। सेबी जो है वो कौन करता है, वो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। मैं बहुत बार कोड बता चुका, आपको सारे नहीं भी समझ में आते हैं, तो खाली ए के साथ 3 समझ में आ गया तो आपका ये खारिज हो गया, पाली की ये 2 रेस में रह गए। ये तो खैर अब बहुत कॉमन टेक्निक हो गई, अब तो समझना। ठीक है, RBI क्या करता है, RBI क्रेडिट कंट्रोल करता है, तो इसके साथ B4 लगेगा, तो बस हो गया, ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि A3 B4 इसी में है। फिर भी देख लो, ये है IRDA है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये, और ये जो है
ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनीज है, तो इस तरह से मैच हो जाएगा। वो आंसर पे अपना पहले ही आ गया था, क्योंकि समय कम रहता है ना, तो फिर जल्दी जल्दी करना रहता है। एग्जाम में आपकी बात कर रहा हूँ। जनरली प्राइस पॉलिसी इज डिटरमिन्ड बाय, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था भाई। प्राइस कौन तय करेगा? जो नीचे काम कर रहा है वो, या सेल्समैन तो थोड़ा तय करेगा। प्राइसिंग पॉलिसी तो टॉप मैनेजमेंट ही तय करेगा, तो इसका आंसर सी रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर हायर करंट रेशो है तो वो बेटर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। ये बिल्कुल सही है कि आपकी हेल्थ स्ट्रांग है, और ऐसा इसलिए है, यानी इस वर्ड को पर जब पढ़ते हैं ना, तो ये बीच में वर्ड चिपकाना पड़ता है हिंदी में। ऐसा इसलिए है कि हायर करंट रेशियो बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कवर अप करने के लिए सफिशिएंट करंट एसेट्स है। तो बात ये बिल्कुल सही है, मतलब ऊंचा करंट रेशियो हेल्दी पोजीशन को बताता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ये इंडिकेट होता है कि हमारे पास करंट लायबिलिटी को निपटाने के लिए सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं। ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, इसकी रीजनिंग भी सही है, और सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था। अमंग द फॉलोइंग विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG एम्स टू एंड हंगर, अचीव सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो SDG 2 में लिखा है जी, भुखमरी का अंत करो, और क्या करो? भुखमरी का उन्मूलन करो, सुरक्षा और बेहतर पोषण की व्यवस्था करो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG 2 में लिखा हुआ है, इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, 51 क्वेश्चन कहता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है? ये एक बैंक है, म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, या इंडियन शेयर मार्केट है? ये एक इंडियन शेयर मार्केट है तो क्या कहना चाहिए था, जो छोटी कंपनियों के लिए शुरू किया गया था। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्टॉक और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको क्विक एसेट्स नहीं माना जाता है। अभी के लिए आंसर ए रहेगा, स्टॉक इज नॉट अ क्विक एसेट्स। नेक्स्ट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इन इंडिया? ये मैंने जो GST वाला वीडियो बनाया था उसका लास्ट क्वेश्चन था। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो अभी श्रीमती निर्मला सीतारमन है, वो जो है वो GSTN काउंसिल की अध्यक्ष हुआ करती हैं, तो बी इसका आंसर होगा। इसके बाद ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया। और इकोनॉमिक, जरूरी नहीं है कि आप यूं से यूं मिलाएं, आप इधर से मिला सकते हैं। जो कंट्री का जुडिशियल सिस्टम होता है वो क्या है? लीगल एस्पेक्ट। कंज्यूमर का लाइफ स्टाइल और चेंज हो रहा है, उसका प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, ये क्या है? सोशल चेंजेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हो रहा है, ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और रिसेशन, मंदी आ रही है और महंगाई या इन्फ्लेशनरी हो रही है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आप मिला लीजिए, जैसे आपका कोड सबसे पहले मिला, लाइक C1 अपन ने मिलाया। अगर मैं बस ये बोलना चाह रहा था, अगर आपको सारे नहीं मिलाने आ रहे तो बस आपने जैसे C1 मिला लिया। C1 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, तो आपके दो ऑप्शन तो कट गए। अब आपको इनमें लड़ाई करनी है। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बहुत आसान था, बी के साथ AI को मिला लेते, तो बी के साथ आपने B3 कर लिया, तो B3 आपका यहाँ हो गया, बस, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मतलब आसान ही होता है, अब तो ये समझ ही गए यार, क्या बच्चों वाली बातें हो रही है। नेक्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए, अगर हमने 10 लाख रुपए लगा रखी है तो 10 लाख रुपए पे 8% होता है 80,000। 80,000 तो हमको कमाना ही चाहिए, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन हमारा व्यापार 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो अच्छी बात है, तो ये 20,000 रुपये हो गया सुपर प्रॉफिट। हमारा व्यापार जितना कमाना चाहिए उससे 20,000 फालतू कमा रहा है, तो सुपर प्रॉफिट है। अब आपको बस क्या करना होता है, सुपर प्रॉफिट को NRR से करके इंटू 100 करना होता है। तो जैसे 20,000 है अपॉन 8% है, अपॉन 8 इंटू 100। अब कई बार बच्चा इतना सुस्त होता है, सब आपकी बात नहीं कर रहा, कि सर इसको कौन करेगा, इसको कौन काटेगा? भाई तू ही काटेगा, एग्जाम में तू बैठा, तू ही काटेगा। ठीक है, तो देखो भाई कट ही गया चलो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, है ना, ये हो गया 5,000, और ये हो गया 50, 25 के आगे 4 जीरो, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए इसकी कैपिटलाइजेशन मेथड से इसका आंसर आएगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री अरविंद पानगड़िया को नियुक्त किया गया है। कि सर ये कौन से टॉपिक से था? आप इसे करंट अफेयर से कह सकते हो, इन्होंने करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन तो बनाए हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के अखबार वगैरह जो देखता रहता है उसको फ़ायदा हुआ है। इसके बाद फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मिलाइए, ये क्वेश्चन बहुत बार दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस शीट देखेंगे हमारी, तो ऐसा मैं हर क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इन द सेंस बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं।
ठीक है, पर बार बार मतलब, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे छपे हुए होते हैं, मतलब सीधे सीधे कॉपी पेस्ट हुए हैं, तो वो मैं बताना चाह रहा। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जो पेपर सेटर भाई साहब है उन्होंने मेरे यहाँ से लिया है, ऐसा नहीं कह रहा, पर ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, मैंने भी समझो वहाँ से लिया, उसी सोर्स से इन्होंने भी लिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अपन कैसे निकालते हैं, अपन, अच्छा ये थोड़ा सा इसको पहले डीएक्टिवेट करें। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होता है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगर मुझे सारा नहीं भी आता है, केवल मुझे ये A4 आता है ना, जैसे मैं बस बार बार आपको कह रहा हूँ कि मुझे जैसे A4 आ रहा है, तो अभी मेरे लिए ये B कट गया है और ये कट गया है, तो इतना तो हो ही गया। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें, है ना, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आपका ये आ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, इसके अंदर आपका ये आ जाता है, ठीक है। इससे पहले ये आ ही चुका था। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो हिसाब किताब होता है उसे बताता है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आ जाते हैं दो कंट्रीज़ के बीच के। और कैपिटल अकाउंट बताता है कि आपके असेट्स और लाइबिलिटीज़ में कितना चेंज होगा, तो वो इस तरह से, तो आप इसको मिला लीजिएगा, आप उसमें है ना टाइम नहीं ख़राब कर रहा, क्योंकि पहले मैं जितना सोच रहा था मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा 20-25 मिनट वीडियो में, पर 50 मिनट तो तब भी लगी जाएंगे। व्हाट विल अराइज इफ़ अ कंट्री इम्पोर्ट्स मोर गुड्स देन व्हाट इज़ एक्सपोर्ट्स। अगर कोई कंट्री ज़्यादा इम्पोर्ट करेगी, जैसे हमारा कंट्री इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, तो डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो सरप्लस होगा, लेकिन अभी के लिए समाचार है व्यापार घाटा क्रिएट होगा अगर आपके आयात अधिक हैं तो। इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो कॉल मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये जो इंडस्ट्रीज़ की सिक्योरिटीज़ होती हैं ये आपके कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसे छोड़ दो बाकी सब चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें से कौन मार्जिनल यूटिलिटी की डिमिनिशिंग को दिखाता है, मतलब हम जैसे जैसे उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमें मिलने वाली MU कम होती जाती है, तो ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें तो लग रहा है कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें लग रहा है कि आपको MU बढ़ती हुई मिलेगी, अप डाउन नहीं। जैसे जैसे अपन रोटी खाते जाएंगे तो पहली रोटी से खूब स्वाद आएगा, खूब मज़ा आएगा, फिर दूसरी में कम और तीसरी में कम, एंड फिर कम होता चला जाएगा। ये इस तरह से का चार्ट होता है वैसे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सच अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज रिलेटेड विद द सेलेक्टिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना ये स्टाफिंग का काम होता है, ये स्टाफिंग के तहत ये काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिंदी इंग्लिश, हिंदी में भी पढ़ सकता था, कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो नाराज़ हो सकते हैं कि सर आप क्या इंग्लिश में पढ़े जा रहे हो, पर पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, दो भी डबल डबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही 80% हिंदी ही बोलता हूँ, तो ऐसी कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है, एक क्लोजअप कंपनी है और एक कोलगेट कंपनी है, और इनकी जो प्राइसिंग है वो किस प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर को बताता है, तो ये ओलिगोपोली को बताता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी का राज है तो फिर तो मोनोपोली हो जाती। यहाँ पे 2-3-4 कंपनियाँ हैं, ये दोनों हैं, इसके अलावा पेप्सोडेंट, पतंजलि वगैरह भी है, तो ये अल्प अधिकार को बताता है ना, ठीक है जी, ये अल्प अधिकार को बताता है, इसका आंसर डी होगा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अगर इंटरनल सोर्स अगर इकलौता पूछा जाता ना, तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो इंटरनल सोर्स होता है, और हम अगर शेयर कैपिटल रेज करते हैं तो उसे भी इंटरनल सोर्स माना जाता है। लेकिन जब अपन बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं या इंडस्ट्री से किसी से क्रेडिट लेते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस हम लेते हैं तो ये इंटरनल सोर्स नहीं होता, इनफैक्ट ये एक्सटर्नल सोर्स होता है, जिसको अपन एक्सटर्नल डेट या लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को इक्विटी कहा जाता है, A और C वाले को, इसको अपन लायबिलिटी कहते हैं, डेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सोबर बट अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा ना कि जिन्होंने भी पेपर बनाया है उन्होंने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है, पर 100 क्वेश्चनों में मान नहीं सकता, आपका पेपर जितना सिलेबस था ना उसमें कम से कम 500 MCQ तमीज़ से बन सकते थे, तो अब वो भी क्या ही करता, उसने जितने बना सकता था बनाया। वेयर हाउसिंग से क्या होता है, टाइम यूटिलिटी की रीड होती है, बिल्कुल सही है। वेयर हाउसिंग होने से क्या है, जो चीज़ आप गर्मी का आइटम सर्दी में खा सकते हो, सर्दी का आइटम मतलब जब आप खाना चाहो उसे स्टोर करके रख सकते हो, तो इससे वाकई में टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से आपकी प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है,
कश्मीर का सेब आप अजमेर में खा रहे हो, ठीक है। कारपेंटर की सर्विस से आपकी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है। वाकई में जो लकड़ी है, लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर देता है, तो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि यूटिलिटी क्रिएट करना प्रोडक्शन होता है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था और ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। ऑल स्टेटमेंट 1 2 3 आर करेक्ट, ठीक है। इसीलिए जब पढ़ते हैं तो आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब पढ़ते हैं तो आप यही मान के चलिए कि यही क्वेश्चन आएगा। सबको पता है सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ दिया करो, मन को समझा यार इतना यही थोड़ा ना आएगा, और अगर आएगा तो मैं एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा। मतलब जो आप कर रहे हो याद, उस पर कभी डाउट मत किया करो, वो समझो वही आएगा। और जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, बहुत कंफ्यूज कर रहा हो, कई बार बच्चे क्या होता है किसी बुक के मिसप्रिंट के चक्कर में बहुत परेशान होते हैं कि सर इसका ये आंसर दे रखा है, चैट जीपीटी ये बता रहा है, वो ये बता रहा है। अरे कोई इतना बेकार घटिया क्वेश्चन है, मतलब पूछने में हर्ज नहीं है, पर अगर कोई बेकार सा क्वेश्चन है तो आप क्यों अपनी जान जला रहे हो, अपना खून जला रहे हो उसके पीछे। एक क्वेश्चन मिट्टी पा जाने दे आगे। इतने हज़ारों लाखों क्वेश्चन है, को वही वही दुनिया का आखिरी क्वेश्चन थोड़ा ना बचा, और अगर वो अभी कंफ्यूजिंग कर रहा है तो बाद में भी डिलीट और डाउट में फंसेगा। आप एक बात मान के चलिए कि जो पेपर सेटर होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करते हैं जिसमें थोड़ा भी पंगा हो सकता है, क्योंकि इतना साफ सुथरा डबल टिबल चेकिंग के बाद भी क्वेश्चन में, जैसे मैंने एक क्वेश्चन नुक्स निकाला, अभी 2 क्वेश्चनों में और नुक्स निकालूंगा, नुक्स मतलब कमी निकालना, तो वो पहले ही अवॉइड करते हैं, लिटिगेशन अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट इज ये है कि इसमें से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है। एम्प्लॉय स्टॉक जो प्लान होता है वो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए और रिटेंशन करने के लिए यूज़ होता है, हाँ। और ये कथन सेकंड लिखा है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है उससे हम एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो ईसोप में क्या होता है, ईसोप में कंपनी कहती है शेयर होल्डर को कि अगर आप इस भाव पे, बाजार में भाव 80 रुपये है, अगर आप 60 रुपये में या 50 रुपये में शेयर हमसे लेना चाहो तो हम तेरे को देने को तैयार हैं, पर आपको 1 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। ऐसी कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं। तो हम जिन एम्प्लॉयज़ से खुश होते हैं, जिन एम्प्लॉयज़ को हम लॉन्ग टर्म में अपने साथ रखना चाहते हैं, एक तरह से हम उनको ओनरशिप ऑफर करते हैं, क्योंकि अगर वो शेयर्स खरीदेंगे, जो कि उनका चॉइस होता है, ऑप्शन होता है, मजबूरी नहीं है, वो खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अगर वो हमसे जुड़ते हैं तो एक तरह से हम उनको रिवॉर्ड करते हैं। बाजार में 80 रुपये की चीज़ है, हम उनको 50 में दे रहे हैं, और एक तरह से उनको ओनर बनने का, यानी कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का एक तरह से भाग, मतलब कंपनी के ओनरशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। दोनों सही लिखे हुए हैं ये, ठीक है जी। तो केवल एक कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन भी मेरे लिए तो कठिन इसलिए, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे अभी करंट अफेयर के टच में नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं पता था कि कौन सा एआई चैटबॉट है वो सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए शुरू किया है, तो उन्होंने सेवा शुरू किया है। अब ये तो किसी का पढ़ा हुआ हो, सुना हुआ हो तो ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, बच्चा दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो वो वाला यहाँ काम आ जाता है, ठीक है। तो सेवा करके एक चैटबॉट शुरू किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज लॉन्गेस्ट। किसका लाइफ साइकिल लॉन्गेस्ट है? हाजमोला, पेप्सोडेंट, फेयर एंड लवली क्रीम, लाइफ बॉय। लाइफ बॉय देखो मैं तो बचपन से ही सुन रहा हूँ, तो मुझे इसका लाइफ बॉय ही आंसर लग रहा है कि इसका, क्योंकि क्या होता है, हर प्रोडक्ट का एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर वो हाइट पकड़ता है, फिर वो नीचे गिरता है, तो ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है ना। किसी भी प्रोडक्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योरिटी या सीजन लेवल पे आता है, और फिर डिक्लाइन शुरू होता है। तो कह सकते हैं लाइफ वर्क का सबसे ज़्यादा है। द प्रोबेबल एरर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया उसमें, अब ये थोड़ा अंदर से जाके हो गया, बहुत टफ तो नहीं है। ये इसका आंसर होगा 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपन एन रूट। क्या काम आता है सर? ये पीई कोई कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसकी माप करने में काम आता है। मतलब यूं कहा जाता है कि अगर आर की जो वैल्यू है वो 6 पीई से ज़्यादा है तो आर का महत्व है, सिग्निफिकेंट है, सार्थक है, ऐसा माना जाता है। कभी कभी कुछ जो ऑथर्स होते हैं वो 0.6745 की जगह 2/3 भी यूज़ करते हैं, हालांकि 2/3 और ये वैल्यू बराबर नहीं होती है, पर इस तरह से भी लिखा जाता है। और ये वाला जो इतना सा फॉर्मूला है ना, इतना सा, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है, और अगर इसे 2/3 से या 0.6745 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रॉबेबल एरर का फॉर्मूला होता है, जो कि आर की सिग्निफिकेंस बनाने में काम आता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये नहीं आंसर। कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो एनालिसिस, ये सब
फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अपने आप में एनालिसिस टूल नहीं है, तो बी इसका आंसर होगा। इसके बाद है वापस लिस्ट मैच करने वाले 5-7 क्वेश्चन आए, लेकिन अभी इसका फैशन चल रहा है, ये एक क्वेश्चन के अंदर से 3-4 क्वेश्चन पूछने का तरीका है जो ऑलमोस्ट हर एग्जामिनर लगा रहा है। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इंडिफरेंस कर्व पे, उसे ये खरीदूं या वो खरीदूंगा, भेद समाप्त हो जाएगा। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपका शॉर्ट टर्म फंक्शन होता है, ये वाला गलत है ना, ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म वाला, और ये वाला। और मोनोपोली ये क्या है, बाजार का एक प्रकार है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A company's performance has dropped by 20%. Which management function is the first to address this issue? Again अच्छा क्वेश्चन, 11th-12th की बुक में से उठाया हुआ क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक कंपनी का प्रोडक्शन 20% गिर गया है ना, परफॉर्मेंस 20% गिर गया, तो क्या है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सोचा था वो नहीं हुआ। हमने सोचा था ये होगा, से 1 लाख यूनिट बिकेगी, 80,000 यूनिट बिकी, तो 20% परफॉर्मेंस गिर गया, तो क्या होगा। अब आपको कंट्रोलिंग फंक्शन पे आना पड़ेगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके रीजंस को जाना जाएगा, वगैरह वगैरह, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा मेजर अपनाना चाहिए अगर आप किसको कंट्रोल करना चाहते हो। ये देख लो पहले, आप डिफ्लेशन, मंदी को कंट्रोल करना चाहते हो तो क्रेडिट बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओगे तो और मर जाएंगे और मंदी हो जाएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करोगे, गवर्नमेंट कम करेगी तो मंदी हो जाएगी। अगर ब्याज की दर बढ़ाओगे तो लोग लोन लेने ही नहीं आएंगे, तो मंदी हो जाएगी। ए सही है, आप साख का विस्तार करो, सस्ते लोन बांटो, अपने आप बाजार में डिमांड आ जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सीएसओ को हेड करता है। अब देखा जाए तो सीएसओ रहा ही नहीं, अब तो सीएसओ और एनएसएसओ को मिक्स कर दिया है, पर ठीक है, उसके अंदर सीएसओ डिपार्टमेंट तो है ही है। तो कौन उसको हेड करता है, तो ये भाई साहब डीजी सीएसओ उसको हेड करते हैं, मुखिया हैं ये उसके, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट और अकाउंट्स हैज़ ओनली क्रेडिट बैलेंस। ये क्वेश्चन फंस सकता है लिटिल बिट, मैं लिटिगेशन में ज़्यादा भरोसा नहीं करता, पर फिर भी इसने पूछा इनमें से कौन सा या कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही हो सकता है। पहले तो मैं बता दूं मुझे क्या लग रहा है, इसका आंसर वो जो देगा वो देगा ऑल ऑफ द अबव। जब भी आंसर की आएगी तो मेरे को लगता है ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, क्योंकि अकाउंट पेबल का सीआर नेचर होता है, कैपिटल अकाउंट का सीआर नेचर होता है, रिजर्व फंड का सीआर नेचर होता है। लेकिन अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अकाउंट पेबल को अगर आप एडवांस दे दो तो उसका डीआर नेचर हो सकता है, अगर हम सप्लायर्स को एडवांस दे दे तो उसका डीआर नेचर हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में अगर जो ओनर है वो ज़्यादा विड्रॉ कर ले, जितनी कैपिटल है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर ले, तो कैपिटल अकाउंट का भी डीआर बैलेंस हो सकता है। तो इन दोनों का डीआर हो सकता है, तो फिर लेकिन जो रिजर्व फंड है इसका हमेशा सीआर ही होता है। पर फिर भी मैं इसका सी आंसर के कम फेवर में हूँ, क्योंकि जनरली जिस माइंडसेट से क्वेश्चन बनाया गया होगा उसमें यही है कि इन तीनों अकाउंटों का सीआर नेचर होता है। तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैंने आंसर में भी थोड़ा सा ये लिख दिया है कि 90% चांस तो ये है कि इसका आंसर डी ही आएगा, और ठीक डी को ही फाइनल किया जाएगा। जिद बहस करो, आपकी जान ही अटकी हुई हो, सी होने से नौकरी लग जाती हो और नी लगने से नौकरी नहीं लगती हो, तो फिर तो आप ऑब्जेक्शन मांगते हैं तो लगा देना ऑब्जेक्शन, ठीक है। उसके बाद है बताओ, ये कह रहा है कि आईएफएससी कोड जो होता है उसमें कितने लेटर्स या डिजिट होते हैं। तो मैंने कल ध्यान से देखा कि उसके अंदर 11 डिजिट का वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और डिजिट्स भी होते हैं। इसमें जैसे ICIC, जैसे ये मेरे बैंक का है तो शुरू के 4 वो होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया है कि 4 अक्षर जो होते हैं वो बैंक का नाम दिखाते हैं, फिर 5वां हमेशा 0 होता है, और छठा जो आखिरी के जो 6 होते हैं वो ब्रांच को दिखाते हैं। मैंने कहा वाह यार, अच्छा। द थीम ऑफ द बजट 25-26 इज़, जो इस साल का बजट था उसकी थीम थी सबका साथ सबका विकास। तो वो सबका साथ तो नहीं है, सबका विकास हो, ये बजट की थीम थी, पर ये गैस करने जैसा था, ठीक है। इसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पर इसके बाकी जो ऑप्शन दिए थे वो ही बड़े अच्छे थे। अगर किसी बच्चे ने शॉर्ट पढ़ रखा है तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, वो अपने को सबको पता है। पर इसके जो बाकी ऑप्शन भी इसने बनाए ना वो बहुत अच्छे थे, जैसे सेल्स, वर्कफोर्स, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी। सुनने में साउंड्स गुड, बट ठीक है,
टाइम खराब मत करो सर, ए आंसर है, हमारी जान पे बनी हुई है, आपको क्वेश्चन की तारीफ करने की लगी पड़ी है। कहता है कि जो पैसा नॉन रिसीवेबल है और डाउटफुल है उसके लिए एंट्री कहाँ करते हैं, उसके लिए एंट्री हम करते हैं डी आर साइड ऑफ पी एंड एल, क्योंकि अगर हमको लगता है कि पैसा डूबने वाला है तो हम पी एंड एल को डी आर करते हैं और पी बी डी को सी आर करते हैं, तो ये एंट्री पी एंड एल के डी आर साइड में की जाती है, ट्रेडिंग में तो कतई नहीं। इसके बाद है द कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन, आसान था। सीवी आप कैसे निकालते हो, तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन बटावा मीन इनटू 100, तो इसको ये बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन को परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो वो होता है सीवी, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन, जो अस्थिरता को बताता है, अनस्टेबिलिटी को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में डील करता है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग में ये मार्केट काम करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व, थोड़ा इको मेरा कमज़ोर है, तो ये इसका आंसर ये वाला है। इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सही है। इनडिफरेंस कर्व ऑफ इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट्स आर कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये गलत है। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते, ये सही है। और ऊंचा इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को बताता है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज यूज फॉर रिमूविंग डेटा रिडंडेंसी इन डीबीएमएस, ठीक है भाई, कंप्यूटर का मेरे को पता नहीं है, इसका आंसर मैंने टीपा है, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन करके डेटा अतिरेकता को दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरली एडिशनल सीजनल वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। जो वर्किंग कैपिटल आपको हमेशा चाहिए होती है उसको बोलते हैं परमानेंट करंट एसेट्स या परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और जो सीजन के हिसाब से आपको चाहिए होती है वो वेरिएबल होती है, तो वेरिएबल का एक टाइप होता है एडिशनल सीजनल वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट द मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगेन अच्छा क्वेश्चन। ऑन द जॉब इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑन द जॉब दी जाती है, जॉब रोटेशन ऑन द जॉब होता है, रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग जो होता है वो ऑफ द जॉब है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद ये टफ क्वेश्चन था, इंडिया हैज साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट टैपा with EFTA, which is a regional group consisting of 4 countries. Which one of the following country is not a member of this group? मुझे नहीं पता था, हाँ मुझे पता है कि स्विट्जरलैंड जो है वो इसका है, EFTA का सदस्य देश है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड नहीं है। जो चौथा देश का नाम है वो मैंने ढूंढ लिया है नीचे, चौथा जो देश था वो था, नाम ही बड़ा पहली बार सुना मैंने जीवन में, लिक्टेनस्टाइन, पता नहीं किस कोने में होगा। तो ये 4 देशों ने मिलकर EFTA बनाया है, इनके साथ अपन ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, इंग्लैंड इसका मेंबर ही नहीं है। ये क्वेश्चन भी सेम कॉपी पेस्ट है, ये फर्स्ट ग्रेड में अंदर आया हुआ है, तो अब से नहीं, कोई बात नहीं, आगे के लिए सबक लो, अगर जिनमें कोई रह जाता है बच्चा तो। ये क्वेश्चन सेम फर्स्ट ग्रेड से कॉपी पेस्ट हुआ है। व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, आप सोचो ना, अगर आपको अपने यहाँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम डालना है तो काम करने वाले लोग चाहिए, डेटा चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए और एक प्रोसेस चाहिए। क्या आंसर निकला, निकाले आंसर, प्रोसीजर, डेटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बजट्स इन इंडिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन, लाइक KBC टाइप क्वेश्चन था ये, कि भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी साल से निर्मला सीतारमन को देख रहा हूँ तो मुझे लगा उनके नाम होगा, लेकिन अभी तो ये रिकॉर्ड श्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 10 बार लगातार, क्योंकि कंसेक्यूटिव वर्ड भी है ना, हालांकि मोदी सरकार भी लगातार चल रही है, पर निर्मला सीतारमन पहले रक्षा मंत्री वगैरह भी रही हुई हैं, तो वित्त मंत्री वो कुछ साल से हैं, तो अभी तक खैर 10 नहीं हुए होंगे, तो मोरारजी देसाई इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये आसान क्वेश्चन था। M8 आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने M1, M2, M3 सुना होगा, पर M8 मुद्रा की चाहे कितनी ब्रॉड कॉन्सेप्ट सुना हो, पर M8 नहीं होता। ठीक है, चलिए आसान था, मतलब ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, GST नेटवर्क हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इंडायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर GST, बिल्कुल GSTN को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भारत में वो इंडायरेक्ट टैक्सेशन का ढांचा तैयार करें, और साथ ही साथ जो GSTN है उसका एग्जिस्टेंस कंपनीज एक्ट से आया है, ये भी बिल्कुल सही है। GSTN जो है वो सेक्शन 8 के तहत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 के तहत
जो नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली कंपनीज होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, तो जीएसटी इनको उसी में रजिस्टर्ड कराया गया है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.5। ये भी पता नहीं अपन ने कितनी बार क्वेश्चन कर लिया है। इफ इट्स वर्किंग कैपिटल 60,000, करंट लायबिलिटी होगी। आपको नहीं आता तो आप ऑप्शन लगा के भी कर सकते थे इसमें, जैसे अपन फर्स्ट ऑप्शन चुने, है ना, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अपने को ये तो पता है कि वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लंबा वाला रास्ता मैंने बहुत बार कराया हुआ है, वो नहीं बता रहा, मैं एक बार ऑप्शन लगा के बता रहा हूँ आपको। वर्किंग कैपिटल 60,000 क्वेश्चन में दे रखी है, और करंट एसेट्स नहीं दे रखी है, और करंट लायबिलिटी थोड़ी देर मान के चलें, जैसे ए ऑप्शन रख रहा हूँ तो 40,000 माने, तो इससे क्या बनता, उससे ये बनता कि माइनस का 40,000 इधर आता तो करंट एसेट 1 लाख आता। तो मतलब क्या हुआ, बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, ए को मानने से आपका करंट एसेट्स 1 लाख आया। फिर आप ये कर लेते कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी रख के देख लेते, 1 लाख और 40,000 रखने पर 2.5:1 आता। यही क्वेश्चन कह भी रहा है ना। तो ऑप्शन देख के भी कर सकते थे। बाकी वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्केटिंग से संबंधित था। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन मान लो मुझे नहीं आता, पर ये कितना आसान था। प्राइसिंग मतलब क्या, जो अपन P4 बोलते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, तो उसमें प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना। तो खाली मुझे अगर सी के साथ वन भी आता तो ये कट गया, बताओ इससे ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन क्या ही लोगे, सारे ऑप्शन में दिमाग ही क्यों लगाते हो। तो ये थोड़ी सी स्मॉल स्मार्टनेस, जिसके बारे में मैंने तीसरी बार बोल दिया आज में, कह भी रहे हो कि समझ गए, फिर भी बार बार बोल रहा हूँ मैं। पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग क्या होती है, ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो ऐसा भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक बार में नहीं आता, सपोज मुझे ये नहीं आता था प्रमोशन के लिए क्या सामने से चुनूँ, थोड़ी देर में अब तो समझ में आ रहा है। तो जो आपको आ रहे हैं ना पहले वो भरना चाहिए। ठीक है, मैं ये आंसर कीज़ आपके पास आ गई होंगी, अरे क्या है भाई, आंसर कीज़ आपके पास आ गई होंगी कब की, है ना, कल से पेपर हुए 30 घंटे हो चुके हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे बातें करना चाहता था। एग्ज़ाम्स है, हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार गए हों, कुछ सिली मिस्टेक्स की हों, तो आगे नहीं करो, है ना, आगे नहीं करो। ठीक है, इसके बाद है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें फोकस बिंदु क्या होता है, इंडिविजुअल और फर्म्स कैसे बिहेव करेंगी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। पर बाकी जैसे पूरी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी और रेगुलेशन क्या है, जीडीपी और इन्फ्लेशन का क्या हाल है, ये मैक्रो होता है। सारा माइक्रो मिला दे तब जाके मैक्रो बनता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या खरीदूंगा, क्या नहीं खरीदूंगा, मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, नहीं करूंगा, इस तरह का बिहेवियर का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित होते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा फंस सकता है, थोड़ा सा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो कैश फ्लो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स आते हैं जो प्रॉफिट लॉस डिसाइड करते हैं, ये बात ट्रू है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो गतिविधियां आती हैं जो हमारे लाभ हानि का निर्धारण करती हैं। हालांकि ये 100% सत्य नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको कैश फ्लो का मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊं, तो डायरेक्ट मेथड में हम लिखते हैं कलेक्शन कितना हुआ, पेमेंट टू सप्लायर कितना हुआ, और एक्सपेंसेस के लिए कितना आया। तो अब देखो ना, कलेक्शन बराबर सेल्स नहीं होता, पेमेंट बराबर COGS नहीं होता। जनरली ये बात सही है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो आपके लाभ हानि को तय करती हैं, ये सही है। इसके अलावा ये तो सेकंड वाला बिल्कुल सही लिखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, इसके लिए आप नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करते हो, ये इनडायरेक्ट मेथड में होता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का P&L होता है उसके अंदर अपन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज़ 100% सही, फर्स्ट वाला 100 सही। तो इसके लिए मुझे पता है कि इसका आंसर ये बोथ दे ही देगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही ही देगा। ठीक है, बी, कथन एक और कथन दोनों सही। 10% चांस है कि अपन पहले कथन को रॉन्ग साबित कर सकते हैं, वो जरूरत पड़े तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मार्केटिंग के अंदर थोड़ा छोटा करूँ उसको, मार्केटिंग के अंदर जो एडवर्टीजमेंट है वो इंक्लूड है, बिल्कुल सही है, सत्य वचन। और मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ही है, नहीं गलत है, मार्केटिंग एक्टिविटी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग चीज़ है।
स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज वाइडर देन मार्केटिंग, नहीं, मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है, ये जो लिखा है ये सही नहीं है। तो पहला सही है, मार्केटिंग के अंदर विज्ञापन भी शामिल है। ठीक है, बस खत्म होने वाला है। हाउ मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द BSE इंडेक्स, ये कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था। अपन जानते हैं निफ्टी, निफ्टी के अंदर 50 वर्ड छुपा हुआ है, तो निफ्टी में तो जो NSE है वहाँ तो 50 कंपनियाँ होती हैं जिनके आधार पे निकलता है, और BSE के अंदर 30 कंपनीज होती हैं। ये 30 कंपनीज के मार्केट वैल्यूएशन ऊपर नीचे जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स ऊपर गया ना नीचे गया, तो 30 कंपनीज है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था ये, कि सर हमें पता है, सारा ज्ञान कोई आपको ही जोड़ना है। अमंग द फॉलोइंग विच बिलोंग्स टू द स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से क्या स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को तो ऐसे भर भर के दिए हैं, मुझे लग रहा है जिन सर ने पेपर बनाया है वो शेयर बाजार में पैसे वैसे लगाते दिखते हैं। इनमें से क्या स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? IPO स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित वर्ड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज, OTC तो इतना भाया है इनको, पूरे पेपर में 3 जगह दे दिया इसको। ऑल ऑफ द अबव है, ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज में है। इसके बाद है व्हाट डज द टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपन शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते, है ना। तो जब अपन इसमें कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे पहले देखो, अगर आप शब्दों को लिखते हैं या बोलते हैं तो शब्द हो गए, और अगर आप ईमेल करते हैं या मीमोज भेजते हैं तो भी शब्द एक्सचेंज हो गए, और अगर आप डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट्स भेजते हैं तो उसमें भी तो शब्द लिखे हुए हैं ना। तो यहाँ पे इन्होंने अमौखिक शब्द दिया था, इसकी जगह सही शब्द होता है अशाब्दिक। नॉन वर्बल का जो सही हिंदी शब्द होता है वो होता है अशाब्दिक। तो जब अपन शारीरिक भाषा, इशारों और चेहरों की भावभंगिमाओं के माध्यम से संचार करते हैं और कहते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप क्या बोलते हैं इससे ज़्यादा आपका बोलने का जो टोन और बॉडी लैंग्वेज होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, व्हाट डज द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी कई बार आया था। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो कीमत के प्रति मांगी जाने वाली मात्रा की प्रतिक्रिया, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी। परिभाषा में से निकाला है क्वेश्चन। द टर्मिनोलॉजी ब्रैकेट क्रीप इज चीफली रिलेटेड टू, ये बेसिकली टैक्स से रिलेटेड है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति की नॉमिनल इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब रियल में तो इनकम बढ़ नहीं रही क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पर उसकी नॉमिनल इनकम बढ़ जाती है, इसलिए वो बड़े वाले टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। 5%, 10%, 15% से होते होते मान लो वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आ गया, तो इस चीज़ को हम ब्रैकेट क्रीप कहा करते हैं। ठीक है जी, इसका संबंध टैक्स से है। और आप भी का 100वां और आखिरी क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथोडोलॉजी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल एंड स्टेट इनकम अकाउंट, इनमें से कौन सा तरीका बनाया जाता है राष्ट्र और राज्य के इनकम खातों को बनाने के लिए। तो इसके लिए ये वाला है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। इसमें इन्होंने बताया रखा है कि ये सिस्टम डेवलप किया है UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, OECD ने और यूरोपियन कमीशन द्वारा विकसित मानक ढांचा है। शॉर्ट में इसको कहा गया है SNA, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। इसके द्वारा आप राज्य के और राष्ट्र के आय खातों को मेंटेन करते हैं। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। कोई बात आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने गलत बताया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा, व्हाट्सअप ही कीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है, कुछ बताना हो, पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, पहले ही वीडियो लंबा हो गया है, तो कट ऑफ पे मैं पहले भी मन था कि मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो 10-12-15 मिनट का कट ऑफ का वीडियो रहेगा, वो इसके ठीक बाद आ जाएगा, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और एक वीडियो छोटा सा और बनेगा, अगली भर्ती आ गई है, समथिंग 34 पदों पे है, नवंबर में नोटिफिकेशन निकलेगा और 4.5 महीने, एग्जैक्ट 4.5 महीने बाद उसका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, चलो बाय।